अर्जेंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के साथ साथ ही सियासत भी बढ़ती जा रही है। गुलाम नबी आजाद ने हाल ही में मीडिया के सामने एक बात कही कि इस तरह के ऑपरेशंस में आतंकवादियों से ज्यादा आम जन मारे जाते हैं। उनका अपना एक एक्सपीरियंस होगा। दूसरी तरफ सैफुद्दीन सोद जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि कश्मीर के लोगों की पहली प्राथमिकता वहां की आजादी है। दोनों नेताओं के इस बयान के बाद कांग्रेस भाजपा के हाथों घिरती नजर आ रही है और रविशंकर प्रसाद सहित भाजपा के तमाम नेताओं ने कांग्रेस पर हमला बोला है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी जवाब मांगा है कि ये आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले बयान है। इससे पाकिस्तान और वहां बैठे आतंक के आका जरूर खुश होंगे। चले, यही हमारा मजमून है कि इसमें सियासत किस तरह से बरस रही है और क्या कहा है गुलाम नबी आजाद ने, वो तमाम पहलू हम छूने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि एक महीने के दरमियान 29 जवान शहीद हुए हैं। कितनों के घर बीजेपी के नेता और निर्मला सीतारमण पहुंचे थे। औरंगजेब के घर जाना एक अच्छी बात है, लेकिन और जो शहीद हुए हैं उनकी सुध क्यों नहीं ले रही है सरकार? ये केवल एक प्रोपोगेंडा है, अपना एक मीडिया स्टंट और अपने एक ये कहें कि वाहवाही लूटने के लिए पब्लिसिटी स्टंट के रूप में उन्होंने बताया है। यह मजमून हमारा देखिए और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भाजपा नेता दीपक भाकर साहब हैं, कांग्रेस नेता सुशीला अशोका साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मजमून आप देखिए, फिर जोड़िए हमारे साथ। जम्मू कश्मीर का मुद्दा गर्म है। कांग्रेस बीजेपी के साथ अब मुद्दे पर बयानबाजी भी तेज हो गई है। मामला जम्मू कश्मीर के सेना की कार्रवाई और जम्मू की आजादी का है। आजाद ने कुछ दिन पहले कहा था कि केंद्र सरकार की दमनकारी नीति का सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को भुगतना पड़ता है। एक आतंकी को मारने के लिए 13 नागरिकों को मार दिया जाता है। आजाद ने हाल के आंकड़ों को दर्शाते हुए कहा कि सेना की कार्रवाई नागरिकों के खिलाफ ज्यादा और आतंकियों के खिलाफ कम हुई है। आजाद ने घाटी के बिगड़ते हालातों पर भी कहा कि मोदी सरकार बातचीत के बजाय हथियार इस्तेमाल करना चाहती है, जिससे घाटी में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए, आर्मी जवान मारे गए, पुलिस के पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग मारे गए, सबसे ज्यादा सिविलियंस मारे गए, सबसे ज्यादा सिविलियंस जख्मी हुए। तो सबसे ज्यादा जो आंकड़े आते हैं हर चीज में, वो बीजेपी और पीडीपी के कोटे में जाते हैं। आज जम्मू कश्मीर को बर्बाद करके, तबाह करके, अब बीजेपी सारा गुना पीडीपी के मत्थे फोड़ के भाग नहीं सकते। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद के सैन्य ऑपरेशन में आतंकवादियों से ज्यादा आम लोगों को ज्यादा मारे जाने के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए बीजेपी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोली। वहीं कांग्रेस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आजाद के बयान को गैर जिम्मेदाराना और शर्मनाक और सेना का मनोबल तोड़ने वाला बताते हुए कहा कि पूर्व सीएम की इस टिप्पणी से सबसे ज्यादा खुश पाकिस्तान होगा। प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश तोड़ने वालों के साथ खड़ी हुई है। कांग्रेस का ऐसा नेता ये बयान दे रहा है जो जम्मू कश्मीर का सीएम रह चुका है, जिसने कश्मीर में आतंकवाद की दंश को झेला है। उन्होंने कहा कि आजाद के बयान का लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठन भी समर्थन कर रहे हैं। दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ गुलाम नबी आजाद इज इररिस्पॉन्सिबल, इज शेमफुल एंड डीपली रिग्रेटेबल। क्या मतलब है ये कहने का गुलाम नबी आजाद का? वो क्या संकेत दे रहे हैं? देश के लिए जीते तो हम सभी हैं, देश के लिए मरते हैं सेना और पुलिस के जवान और सेंट्रल फोर्सेस के जवान और पदाधिकारी। और ये टिप्पणी वो व्यक्ति कर रहे हैं जो कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने कश्मीर में आतंकवाद का नग्न चेहरा देखा है, जिन्होंने सरहद के पार से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का चेहरा देखा है। उधर कांग्रेस आजाद के बयान से जितनी नहीं गिरी, उससे ज्यादा बैकफुट पर सोच के बयान से आ गई।
कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज की तरफ से कश्मीर पर पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के दिए गए बयान का समर्थन करने पर बवाल मच गया। सैफुद्दीन सोज ने कहा कि मुशर्रफ ने कहा था कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते, उनकी पहली मांग है आजादी। ये बयान तब भी सच था और आज भी सच है। वहीं सोज ने कहा कि मैं भी यही चीज कहता हूं, लेकिन ये संभव नहीं। हालांकि बाद में बढ़ते विवाद को देखने के बाद सोज ने इसे अपना निजी बयान करार दिया। इस पर भाजपा ने कांग्रेस चीफ राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जवाब मांगा है। साथ ही कहा कि जो लोग भी यहां पर रहना चाहते हैं उन्हें संविधान को मानना होगा। अगर वह मुशर्रफ को पसंद करते हैं तो उन्हें पाकिस्तान का टिकट दे दिया जाना चाहिए। सुनिए जी, मैं कहता हूं मुशर्रफ ने कहा कि आजादी कश्मीरियों का पहला ऑप्शन है। मैं भी कहता, मैंने एक किताब में लिखा तब भी सही था, अब भी सही है, लेकिन मुमकिन नहीं है। और आजादी दूसरी तरीके से मिल सकती है जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्रियां न बदलें और जम्मू कश्मीर के पहले 5 खत्ते और अब हिंदुस्तान के जेरी इंतजाम 3 खत्ते हैं, ये आराम की नींद सोएंगे, डिग्निटी भी होगी, पीस भी होगा। और जम्मू कश्मीर का मुद्दा फिर से राजनीतिक इशू बन गया है। हालांकि कांग्रेस अपने बयान में घिरती दिख रही है, लेकिन इस बीच सवाल यह है कि क्या भाजपा इस मुद्दे को 2019 के लिए चुनावी रंग तो नहीं देना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, सैफुद्दीन सोज जिन्होंने कहा कि कश्मीर की आजादी कश्मीर के लोगों की पहली प्राथमिकता है। गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि ऐसे ऑपरेशंस में एक आतंकी मरता है, 13 आम जन मरते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि कश्मीर के लोग बातचीत को तैयार हैं, बातचीत से हल निकाला जा सकता है, लेकिन सरकार हमेशा दमनकारी नीति अपनाती है, कार्रवाई में विश्वास करती है और एक बार फिर वहां पे इस तरह के हालात बन सकते हैं। ये अभी हाल ही में मीडिया से जब बातचीत गुलाम नबी आजाद की हो रही थी, ये वीडियो जब उनका बातचीत का वायरल हुआ, उसके बाद में बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा है कि ये देशद्रोही लोगों को पनाह देने वाला, उन्हें बल देने वाला ये बयान कहा जा सकता है। चलिए, हम इसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और जैसे मैंने कहा कि निर्मला सीतारमण औरंगजेब के घर गई, उसको लेकर के गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि इतने जवान शहीद हो रहे हैं, रक्षा मंत्री कितने लोगों के यहां जाके आए, सेना चीफ कितने लोगों के यहां जाके आते हैं, ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट के लिए इस तरह का किया जा रहा है। औरंगजेब के घर गए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन और भी तो शहीदों के यहां जाना चाहिए। यही हमारा मजमून है और इसमें हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ आसोपा साहब जुड़ गए हैं। आसोपा साहब, ये बयान कांग्रेस का है और बीजेपी इस पे जमकर हमला बोल रही है। इसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस के नेताओं के इन बयानों से पाकिस्तान जरूर खुश होगा। बीजेपी को तो कश्मीर के किसी भी विषय पर बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं है, क्योंकि कश्मीर में 1990 के बाद जिस तरह से आतंकवाद ने जड़ें जमाई है और आतंकवाद के पैर पसरे हैं, उसमें मुख्य भूमिका ही भाजपा, पीडीपी और मुफ्ती मोहम्मद सईद और सीपीएम की जो मिलीजुली सरकार वीपी सिंह की बनवाई थी। तब से आप जगमोहन जी वहां बनाए थे राज्यपाल, भाजपा के दबाव में वीपी सिंह ने, और मुफ्ती साहब की बेटी का एक नकली अपहरण हुआ और 5 खूंखार आतंकवादी छोड़े गए। अडवाणी जी, वाजपेयी टकटकी लगा के देखते रहे 1990 में, और वीपी सिंह और मुफ्ती मोहम्मद सईद ने वो छोड़ दिए 5 आतंकवादी। समय ने करवट ली, नरसिम्हा राव जी ने थोड़ा स्थिति को संभाला, लेकिन बाद में जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट बनी तो कंधार का ऑपरेशन सबके सामने है। 3 खूंखार आतंकवादी जसवंत सिंह जी छोड़ के आए वहां कंधार हवाई अड्डे पे, और उसके बाद आप पार्लियामेंट पे हमला ले लो और आप अक्षरधाम पे हमला ले लो, अनेक घटनाएं ले लो आतंकवाद की जिस तरह से हुई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी को बचाने के लिए लोग उसकी पुरानी नाकामियों को याद नहीं करें, उसके लिए 3.5 साल तक आप महबूबा के साथ मित्रता और जो कुछ भी शब्द उपयोग में लेना चाहें, मैं हल्के शब्दों का उपयोग करता नहीं हूं, लेकिन वो आपकी उनके साथ बड़ी अच्छी चली। प्रधानमंत्री वहां उनकी बड़ी खूब प्रशंसा करके आते रहे। राजनाथ सिंह जी अभी उनके पत्थरबाजों के बारे में बड़ा अच्छा बयान दे के आए और कह के आए कि साहब इनको माफी की बात और वार्ता की बात। अब 3.5 दिन हुए हैं, 3.5 साल
उनके साथ सरकार चलाने के बाद तो 3.5 दिन में भाजपा की सारी नीतियां एकदम उलट हो गई, पीडीपी अब देशद्रोही हो गई और कश्मीर के सारे वहां के नागरिक देशद्रोही हो गए, पत्थरबाज राजनाथ सिंह जी गए थे जब ठीक थे, अब फिर देशद्रोही हो गए। एक छोटा सा सवाल, बात और आपने बात करते एक लाइन लगी, ये जो वहां गठबंधन टूटा है, आप राजनाथ सिंह जी की वहां की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस महबूबा के साथ ज्वाइंट देखिए, अखबार देखिए, कवरेज देखिए, बयान देखिए। राजनाथ सिंह जी को खुद ही मालूम नहीं था कि अंदर अंदर क्या चल रहा है। ओनली अमित शाह 1 और 1A 2 को ही मालूम था कि क्या करना है। 1 मीन्स मोदी, 1A मीन्स अमित शाह नंबर 2 नहीं है, 1A है। तो उन दोनों को मालूम था और गृह मंत्री को मालूम नहीं था। जिस तरह से वहां कश्मीर की मिसहैंडलिंग हो रही है, असली सारी जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उसके पीछे तो कारण ये नजर आता है। मेरा तो एक छोटा सा सवाल आपसे, एक छोटा सा बयान को लेकर के 3.5 साल को भूलना चाहें, मेरा एक छोटा सा सवाल तैयार नहीं। मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि सभी कश्मीरियों को अब देशद्रोही बताया जाना सरकार गिरने के बाद, तो ये किसने कहा कि सारे कश्मीरी देशद्रोही हैं? नहीं, तो क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहना चाह रहे हैं? कांग्रेस को कह रहे हैं कि हम देशद्रोहियों के साथ खड़े हैं, तो अब पीडीपी के साथ खड़े हैं क्या हम? वो कहना क्या चाह रहे हैं? वो तो उल जलूल ये रविशंकर प्रसाद जी को तो जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती मैं तो सुनता भी नहीं हूं, क्योंकि वो तो कुछ भी मतलब उनका खुद नियंत्रण नहीं है शब्दों पे, जैसे मोदी जी का नहीं रहा वैसे उनका भी नियंत्रण नहीं है। कैसे कांग्रेस का इतिहास कोई देशद्रोहियों के साथ, कांग्रेस ने बलिदान किया है, कांग्रेस ने जाने दी है, कुर्बानियां दी है। बाकर साहब जवाब देंगे बाप का। हाँ, कोई बात नहीं। बाकर साहब आपके पास आना चाहता हूं मैं, और आपने सुना अभी आसोपा साहब को। आसोपा साहब का ये कहना है कि अपनी नाकामी, भाजपा का 3.5 साल इन्हें नाकामी भरा लगता है और वो पुराना, और ये छिपाने के लिए आप लोग ये कर रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि पहले एक लंबी फहरिस्त आतंक से जुड़ी हुई भाजपा के कार्यकाल की रही है, उसे छिपाने के लिए इस तरह के बयानों को आधार बनाया जा रहा है, उन्हें ओढ़ा जा रहा है। गुलाम नबी जी के जो बयान है उसको जायज ठहरा रहे हैं। और मैंने बयान सुना नहीं, आपका ऑडियो खराब था। हाँ, नहीं, हम बता रहे हैं ना आपको कि जो कहा है उन्होंने, अक्सर से मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको बता भी दिया, उन्होंने साफ साफ कहा है कि मिलिट्री के जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें आतंकी कम और आम जन ज्यादा मारे जाते हैं, और केंद्र सरकार वार्ता के बजाय इस तरह की नीति में ज्यादा विश्वास करते हैं कि सीधी कार्रवाई की जाए, यह उनका साफ कहना है। तो आप अगर उस रूप में लेते हैं तो जब श्रीलंका में ऑपरेशन हुआ था, IPKF गई थी वहां पर, तो भारतीय जनता पार्टी के उस समय के नेताओं के बयान उठा लीजिए, उन्होंने यही कहा। जवाब सुनिए अभी एक बार। जो LTT के लोग हैं बाकर साहब वो कम मारे जा रहे हैं, तमिल नागरिक ज्यादा मारे जा रहे हैं। जी बाकर साहब, वाजपेयी का भाषण देख लीजिए। योगेंद्र जी, चर्चा का बिंदु है जो आज के इनके कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों द्वारा दिए गए बयान। नहीं, आज के में नहीं होगा, होलिस्टिक होगा जो कुछ होगा। सुनिए एक बार, आप सुनिए तो सही, आपको मौका दूंगा, बोल लीजिए। आपको होलिस्टिक बात करिए, मैंने आपको मौका दूंगा, आप बोले अच्छे से, एक बार जरा सुन तो लीजिए। तो योगेंद्र जी देखिए, इस तरह के बयान जिसमें से एक दोनों व्यक्ति एक बार केंद्रीय मंत्री रहे हुए हैं और एक व्यक्ति उस प्रदेश का मुख्यमंत्री तक रहा हुआ, उनके द्वारा ऐसे शब्दों का उपयोग मुझे लगता बहुत ही शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और देश को तोड़ने वाले बयान है। आप देखिए, यही कारण हुआ कि इनके बयान आने के बाद LET जो है लश्कर-ए-तैयबा उसका समर्थन करता है, और मुझे शायद लगता है कि उनकी बड़ी खुशी हुई होगी शायद इनके आजाद साहब को, अब सैफुद्दीन सोज साहब को, कि उनके बयान को LET द्वारा समर्थन पाकिस्तान से मिल रहा है। तो वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, तो उनसे इससे ज्यादा की उम्मीद अपेक्षा करना मुझे लगता बेईमानी सी बात होगी। पहले हम इस बात को आते हैं। दूसरी बात जो आप कहना चाह रहे थे, इस समय जो उन्होंने जो इस समय जो चल रहा है काम वहां पे कश्मीर के अंदर, देखिए हमने वहां पे गठबंधन की सरकार चलाई, क्योंकि जैसा कि सैफुद्दीन सोज साहब ने कहा था कि वार्ता करनी चाहिए, यही कारण था कि वार्ता के कारण शांति स्थापित हुए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस बात का मैसेज गया कि हम वहां शांति चाहते हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस चाहते हैं, उसके तहत वहां पर चुनी सरकार आए जो वहां की जनता का ज्यादा भला कर सके। यही कारण है कि वहां पर एक तरफा संघर्ष विराम की बातचीत हुई थी, और जो हमारे पार्टनर सरकार थी गठबंधन की, जो महबूबा मुफ्ती मोहम्मद जी की, उन्होंने वहां पे जब वहां पे पत्थरबाजियों को जो माफ किया, तो सरकार को स्वाभाविक रूप से, हम गठबंधन के पार्टनर थे तो उसका धर्म निभाते हुए हमको उनके साथ खड़ा होना पड़ा। लेकिन जब पिछले कुछ महीनों का हमने ये देखा कि वहां पे आम नागरिकों के साथ ज्यादा अत्याचार हुए, उनकी वहां पे मौतें हो रही है, आतंकवादी घटनाएं बिल्कुल कम नहीं हो पा रही है, तब सरकार ने, हमने ये निर्णय लिया कि हमको उस सरकार में रहने का अधिकार नहीं है और हम बाहर आ गए।
तो उसके अंदर देखिए इसमें कहां गलत वाली बात थी। और जिससे कि असुपा जी बात कह रहे हैं, कश्मीर समस्या किसकी देन है, आप सब लोग जानते हैं, चाहे 1947 की बात हो, 65 की हो, 71 की हो, 99 तक की बात हो, हर समय ये बात आई थी कि जब भी हमारी बात हुई कि कांग्रेस हमेशा, जब बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ पाकिस्तान का, जब बात हुई तो उसके समय हमने अटल जी ने, सरकार ने मजबूती के साथ इंदिरा जी के साथ खड़े हुए थे, कहा था नहीं बिल्कुल ठीक हुआ। पर जब हमारी बात आती है, हम लोग ऐसा कुछ निर्णय लेना चाहते हैं जो देश हित में, जो राष्ट्र हित में होता है, तो हमेशा कांग्रेस को उसके अंदर कमजोरी होती है और ऐसे शब्दों का बयान दिया जाता है जो पाकिस्तान को मजबूत करते हैं या उनकी भाषा बोलते हैं या आतंकवादियों, अलगाववादियों की पाकिस्तान के आम तो आप खा रहे हैं, अलगाववादियों की तरफ खड़े होते हुए नजर आते हैं इस समय। आज के बयान, आप सैफुद्दीन सोज साहब के बयान है, आप कल्पना कर सकते हैं कि आप कोई देशभक्त ऐसे बयान देगा? आप देखिए, ये देश को तोड़ने वाले बयान है, देश को बांटने वाले बयान है और उग्रवादी अलगाववादियों के साथ खड़े होकर देने वाले बयान है। इनकी हम घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस समय देश की स्थिति कमजोर होती है और सुरक्षा बलों का मनोबल बहुत कमजोर होता है। जिस साहस के साथ आज वहां लड़ रहे हैं और देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जहां अगर सैनिक हमारे आज रात को वहां लड़ते हैं, तभी आज रात को हम वहां सो पाते हैं। असुपा जी, आज अगर आप रात को चैन की नींद सो रहे हैं, वो इसलिए सो रहे हैं क्योंकि वहां पर स्पेसिफिक पॉइंट वही चल रहा है। देखिए, असुपा जी, कम ऑन, दिस इज व्हेन यू टॉक ऑन स्पेसिफिक पॉइंट, यू शुड बी रेडी टू लिसन टू दिस पॉइंट एंड डोंट ट्राई टू इंटरफेयर बिकॉज़ यू नो यू आर ऑन अ वेरी वीक विकेट राइट नाउ। क्या इमोशनल की बात नहीं है, तो सही बात है, मुझे क्या बड़ी तकलीफ होती है, आपको तकलीफ होती है, हम 3.5 साल तक बिस्तर। अरे असुपा जी, देखिए, सच सुनने की हिम्मत रखिए, आप सच सुनने की हिम्मत रखिए। जहां मैं आपको कह रहा था सुबह जी में बड़े ये कांग्रेस के साथ ही बड़ी दुविधा है, वो सच सुनने की हिम्मत रखते हैं। क्या मैं वो देखिए, मेरे दोनों से आपसे एक सवाल है, सुनने को आपसे एक सवाल है, मेरा टीवी चैनल से मेरा दोनों से एक सवाल है, इतने कमजोर मत होइए, देश बहुत मजबूत हाथों में है, देश बहुत सुरक्षित हाथों में, आने वाला समय बड़ा स्वर्णिम है। मेरा एक सवाल है दोनों से, मेरा एक दोनों से, मेरा एक दोनों से सवाल है, बाकर साहब मेरा सवाल है, बाकर साहब मेरा एक सवाल है, आप लोगों की जमीन खिसक चुकी है। बाकर साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है, मैं दोनों से सवाल करना चाहूंगा कि हमने आप लोगों की सरकार भी देखी है और दोनों को प्रतिपक्ष में बैठे हुए भी देखा है और दोनों पार्टियों का नजरिया भी हमने देखा है कि जब हम सत्ता में होते हैं तो हम क्या कहते हैं और अपोजिशन में होते हैं हम क्या कहते हैं। ये दोनों चीजें में मुझे तो एक बार बता दीजिए कि जब आतंक के खिलाफ राजनीतिक दल नहीं लड़ते, लेकिन राजनीतिक दल उस सरकार के चुनी जो सरकार होते हैं उसकी लीडरशिप उनके हाथ में होती है, वो ऑपरेशन करते हैं। आप लोगों को भरोसा क्यों नहीं रहता कि जब कोई सेना या पैरामिलिट्री फोर्स या कहें कि वहां के अपनी को एजेंसीज हैं जो काम करते हैं, ऑपरेशन को अंजाम देती हैं, वो सही दे रही होंगी? ये भरोसा क्यों टूट रहा है? क्योंकि अभी आसोपा साहब ने जो बात कही कि जब श्रीलंका में ऑपरेशन हो रहा था तो वाजपेयी जी कहा करते थे कि वहां तमिल ज्यादा मर रहे हैं और लिटे के लोग कम मर रहे हैं, तो ऑपरेशन पे भरोसा क्यों नहीं रहता? अगर उस वक्त की बात करें तो पॉलिटिशियन कोई नहीं जाता, पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी वहां पे पहुंचते ऐसे ऑपरेशंस में, तो भरोसा क्यों नहीं रहता आप लोगों को? दोनों की मैं बात कर रहा हूं। ये देखिए योगेंद्र जी, आईपीकेएफ की जो बात है उस समय की, जो तमिल थे उस समय स्वाभाविक रूप से हम उस समय तो तमिल के प्रति हमारे लोगों देश की सहानुभूति थी सिंघालीस के मुकाबले में, और ये स्वाभाविक भी थी। तो यही कारण है, सुनिए आसोपा जी, बात तो पूरी होने की, आपका मौका आता है, मैं चुपचाप सुनता हूँ। आसोपा जी आप बोलिए ना, आप देखिए, आप चूंकि आप कमजोर हैं इसलिए आप मैंने बीच में इंटरफेयर करते हैं। आसोपा जी जब बात सुने, मैं आपके पास पूरा होगा सर, आप इनसे 3 मिनट ज्यादा बोलिए। तमिल क्यों हो रही है? आप इनसे 3 मिनट ज्यादा बोलना तो होगी, तो कश्मीर पे आपका मौका है, बोलिए, मैं तो चुपचाप सुनता हूँ। चलिए, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ बाकर साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम अपोजिशन में होते हैं तो हमारी भाषा कुछ अलग होती है। हमें भरोसा क्यों नहीं होता है कि जो ऑपरेशन किया जा रहा है वो देश हित में हो रहा होगा? हमारा विश्वास क्यों टूटता है? ये देखिए, उस समय मैं आपको बता दूं, पूरा देश उस समय जब खड़ा हुआ था तो हम तमिलों प्रति हमारी स्वाभाविक रूप से एक सहानुभूति थी। तो खासकर अगर बात कश्मीर के मुद्दे पे भी की जाए, कश्मीर मुद्दे पे आए तो देखिए, आप हम बताइए, हम कहां गलत थे? आप बताइए। जब भी देश हित की बात हुई, जब कश्मीर के अंदर स्टेबल गवर्नेंस देने की बात है, हम खड़े हुए। जिस दिन हमें लगा कि नहीं, यहाँ पे स्थिति सही नहीं है और हमारे यहाँ आम नागरिक के साथ अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है, तो हमने वहां से विड्रॉ कर लिया। दूसरी बात है, ये औरंगजेब क्या जाने की बात करें, क्या कांग्रेस के अंदर किसी में इतना नैतिक साहस था कि वो जाकर के उससे मिलते? शर्म तो इन लोगों को आनी चाहिए थी, कभी किसी के पास गए मिलने। और जहां तक है बाकी शहीद होने की बात है, आपको बता दें,
क्योंकि ये व्यक्ति जो व्यक्ति विशेषता जो औरंगजेब नाम का जो सैनिक था वो कश्मीर का था, तो स्वाभाविक है वो कश्मीर जाएंगे और मीडिया ने वहां पे आपके कवरेज दिया। अगर वो किसी और राज्य में होते तो वहां के हमारे जो भी कंसर्न मिनिस्टर होता है, जो भी अधिकारी है, वो स्वाभाविक है उस शहीद के यहाँ जाते हैं। आप ध्यान दीजिए, और शहीद का जब भी होता है उसको पूरे राज्य के सम्मान के साथ उसका राष्ट्र के सम्मान के साथ किया जाता है। आप ये बात क्यों स्वीकार नहीं करते हैं दोनों ही पार्टियां कि हमारे यहाँ परंपरा है, ये कोई आदेश की बात छोड़िए, परंपरा है कि कहीं पे शहीद होता है किसी भी पार्टी की सरकार, वहां कोई मिनिस्टर होता है, खासकर उस एरिया का होता है, तो सब लोग जाते हैं। बिल्कुल स्वाभाविक बात है, हम तो मान रहे हैं इस बात को। जी जी जी, हमने तो कभी आरोप भी नहीं लगाया। हमारे कहना था अगर कांग्रेस के अंदर थोड़ा भी नैतिक साहस होता, थोड़ी भी शर्म होती, तो शायद औरंगजेब क्या उनका कोई बड़े नेता नहीं जा पाते, तो शायद छोटा नेता भी जाता तो ज्यादा उचित होता, एक अच्छा मैसेज आता। कश्मीर की जनता का मैसेज, मीडिया तो हर जगह सर, आप तो हर जगह योगेंद्र जी, मीडिया तो कहां नहीं आप बताइए कश्मीर के अंदर। जब वो ये खबर दे सकते तो शायद वो खबर भी दे सकते थे। जब आप ये खबर दे सकते हैं कि दोनों बड़े मंत्रियों ने पूर्व मंत्री चलिए मैं आसों पास आपके पास तो शायद ये खबर भी दे सकते थे। देखिए कोई पहुंचा नहीं, इस तथ्य को हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये इस समय अलगाववादियों की भाषा बोली जा रही है, आतंकवादियों की भाषा बोली जाती है, पाकिस्तान की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, तो उन लोगों से इस तरह की उम्मीद रखना मुझे लगता है सरासर गलत होगा। चलिए आसोपा साहब कह रहे हैं कुछ, आपकी बात पूरी सुनिए आप। हाँ आसोपा साहब बोलिए। जिन लोगों का इतिहास 8 खूंखार आतंकवादियों को रिहा करने का रहा हो, वो हम पर इस तरह की छिटाकशी करें, वो उचित नहीं है। एक बात ये बात तो आ चुकी ना, आपने नहीं, कह मैं चुके तो आप बार बार कह रहे हैं ना कि आतंकवादियों के साथ अब तो कोई नया लाइए। राजस्थान में बैठे देश सुन रहा था पूरा देश का एक, आप आज राजस्थान में बैठे हो, कितने शहीद यहाँ गए हैं, मारे गए हैं कश्मीर फ्रंट पे। हमारी मुख्यमंत्री किसी एक के भी गई क्या? गई है, किसी एक के भी गई है क्या? बता दीजिए, पिछले 6 महीने का तो इतिहास उठा के देख लीजिए। नंबर 1। नंबर 2, आपने एक बड़ी गैर जिम्मेदाराना बात कही कि वो वाजपेयी जी ने इसलिए कहा कि वहां सिंगलियों और तमिलों का मामला था, उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ कश्मीरी क्या कोई अलग है? सिंगली है, सिंगलियों के समकक्ष रख रहे हो उनको कि आप उनके गांव पे जो है नमक छिड़क रहे हो? 2 बात। तीसरी बात मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि पीडीपी का जो घोषणा पत्र था, उसके बावजूद आपने गठबंधन किया ना। आप हमें कह रहे हो आप अलगाववादियों के साथ खड़े हो, आप हमें कह रहे हो आतंकवादियों के साथ खड़े हो। पीडीपी का जो घोषणा पत्र है वो कश्मीर के बारे में क्या मांगता है? अब श्याम जी अभी अपनी टिप्पणी में कह दे, मैं कहूंगा तो फिर ये बिगड़ जाएंगे। श्याम जी खुल के बोलेंगे, बोलेंगे। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ पीडीपी के घोषणा पत्र में कश्मीर के बारे में क्या लिखा हुआ है। उसके बावजूद आपने 3.5 साल तक एक करप्ट गवर्नमेंट चलाई, और साहस है तो आप वहां करिए राष्ट्रपति शासन, सीएजी की जांच कराइए। और महबूबा मुफ्ती ने क्या करप्शन किया है, आपके उप मुख्यमंत्रियों ने क्या करप्शन किया है, क्योंकि आप कह रहे हो कि हमने 20,000 करोड़ का पैकेज दिया और जनता वहां की कह रही है विकास के नाम पर वहां कुछ नहीं हुआ, तो उसका जांच होनी चाहिए। आपने किस तरह की भ्रष्ट गवर्नमेंट चलाई है 3.5 साल तक? कोई जवाबदेही है आपकी? ये हमारे साथ सरकारों में किसी में भी नहीं है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हर सरकार अपना कार्यकाल छोड़ के जा रही है, उसकी जांच कब कब आप किस किस की करवाएंगे, कायदे से तो होती है, तो बहुत अच्छी बात है, एक परंपरा बना दीजिए इसकी। तो अगर सरकार कोई भी जाती है, अगली वाली सरकार में नैतिक साहस होना चाहिए कि हम उसकी जांच करा सकें कि कहां पे क्या गड्ढे खुदे हुए हैं, उन्हें किस तरह से खोदा गया था। इसकी जांच अगर होना शुरू हो तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र बहुत मजबूत होगा। मैं एक बार श्याम जी के पास में आना चाहूंगा। श्याम जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि कश्मीर का जो मुद्दा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सरकार गिरने के बाद कई चीजें ऐसी हैं जो बीजेपी को याद आ रही हैं। कांग्रेस का आरोप है कि वहां पे बातचीत के जरिए सॉल्यूशन निकल सकता है, लेकिन सरकार जो केंद्र में बैठी है वो केवल कार्रवाई में विश्वास करती है। गुलाम नबी आजाद का यह कहना है। सैफुद्दीन सोज का जरूर एक बयान सामने आ रहा है, वो बड़ा चकित करने वाला है। कांग्रेस को वो बचाव की मुद्रा में ला सकता है। उन्होंने सीधा सीधा मुशर्रफ के बयान से एक तरह से कहें कि ताल्लुक रखा है और उसे जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि पहला जो मकसद है कश्मीरियों का वो आजादी है। गुलाम नबी आजाद ने हालांकि ये बात नहीं कही है। दोनों की बातें सामने आ रही हैं। बीजेपी इस पे हमला बोल करके कह रही है कि ये आतंक को पनाह देने वाला बयान है, पाकिस्तान इससे खुश होगा। लश्कर तैयबा की भाषा बोली जा रही है। देखिए योगेंद्र जी, मैं आज फारूक अब्दुल्ला का भी बयान देख रहा था। उन्होंने भी इसका विरोध किया। उन्होंने कहा स्वायत्ता देनी चाहिए, आजादी तो नहीं कहा, उन्होंने कहा स्वायत्ता देनी चाहिए। श्याम जी, मैं 1 सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम, और ब्रेक के बाद हम वापस लौट रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम कश्मीर के विवादित बयानों पर। कश्मीर एक मुद्दा है। कश्मीर में जैसे भी स्थितियां चल रही हैं, सरकार सेना उसे निपट रही है, लेकिन हमारे सियासी जो रणबांकुरे हैं उनके बयान काफी तेज हो गए। ऐसे में सियासत गर्माती है। हम आपको बता रहे थे कि क्या कहा गुलाम नबी आजाद साहब ने, क्या कहा सैफुद्दीन सोज ने, क्या कहा रविशंकर प्रसाद जी ने। श्याम शर्मा साहब के पास में मैं ब्रेक से पहले था, मैं रेगुलर करना चाहूंगा। श्याम जी, हालात आपने देखे, किसने क्या बयान किया, सारी चीजें सामने हैं। यहां एक बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारे राजनीतिक दलों को, जब हम अपोजिशन में होते हैं तो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, उसके एक्शन प्लान पे भरोसा नहीं रहता? बयानबाजी क्यों शुरू होती है जब हम प्रतिपक्ष में होते हैं? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में अब राज्यपाल का शासन है, राज्यपाल का शासन लगने के बाद सत्ताधारी पार्टी को तो बयानबाजी से बचना चाहिए। वो स्थिति नहीं हो रही। एक्चुअल में सत्ताधारी पार्टी के जब नेता बयानबाजी कर देते हैं तो निश्चित है कि दूसरे बयानबाजी करेंगे, क्योंकि आपका शासन है। आप शासन के अंदर निर्णय करने की स्थिति में हो तो निर्णय करना चाहिए। आपको बयानबाजी करने से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आप जब बयानबाजी करेंगे तो उसका नहीं, लेकिन ये सैफुद्दीन सोज साहब और आजाद साहब के बयान पर काउंटर अटैक किया है ये बीजेपी ने। देखिएगा, अब आप बीजेपी के नेता करें तो ठीक है, मंत्री कर रहे हैं। आप देखिएगा, आपने सही बात है, अभी रविशंकर जी ने कहा कि ये तो देश को तोड़ने वाला बयान है, देश में आग लगाने वाली बात है, सारी बातें हो रही है। लेकिन यहाँ देखिएगा, फारूक अब्दुल्ला ने कहा स्वायत्तता देनी चाहिए जम्मू कश्मीर को, आजादी का तो उन्होंने विरोध किया। लेकिन हम जिस प्रांत के लिए पूरा देश चिंतित रहता है, पूरा खर्चा सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर पर खर्च किया जाता है, उसके बाद ये स्थिति वहां के लोगों को हम अभी तक विश्वास में लेने की स्थिति में नहीं आ पाए। इसी कारण से आप पत्थरबाजी की घटना को हम इतने दिन तक रोक नहीं पाए, समझा नहीं पाए। 11,000 मुकदमे वापस लिए, ये भी नहीं बता पाए कि क्यों ले पा रहे हैं उनसे। उनको कह नहीं पाए कि हमने 11,000 मुकदमे इसलिए लिए कि इन युवाओं की, बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए उनको ये समझाने में भी सरकार, मौजूदा सरकार तो बीजेपी की शामिल थी उसमें। आप इतने 3 साल तक उनके साथ रहने के बाद अगर जम्मू कश्मीर के लोगों का विश्वास नहीं जीत पाए, उसी का परिणाम है कि आज हम राज्यपाल शासन लगाने के बाद ये निश्चित कहा जा सकता है कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है, और उसका परिणाम भी सामने देखने को मिल रहा है। आम लोग भी मरे हैं उसमें, उसको तो ध्यान रखा ही जा रहा है। लेकिन बाकी अशांति का माहौल, क्योंकि अभी उग्रता वाली बात आ रही है, इसलिए नजरबंद भी किए नेताओं को, कुछ को बाहर अंदर भी किया है, क्योंकि घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलाव इसलिए आ रहा है क्योंकि अब आपके पास शासन का तंत्र बहुत, किसी को कहने की जरूरत नहीं, किसी को सोचने की अब जरूरत नहीं, किसी भी मुख्यमंत्री से अब आपको अनुमति लेने की जरूरत नहीं है कि आपको कार्रवाई क्या करनी है। आपको कार्रवाई स्थिति के अनुसार, जब सीधे सीधे डीजी ने कहा है, सेना प्रमुख ने कहा है कि हमको अब किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, हमको सीधा हमारा टारगेट है कितने आतंकवादी हमारे हैं, उसमें से पाकिस्तानी तो कम है, हमारे लोग ही 139 करीब 113 बता रहे थे करीब आतंकवादी वहां मौजूद है। उनको हम किस प्रकार से सरेंडर कराएं, मारें, गिराएं, वो क्योंकि काफी लोग तो हमारे ही हैं, उनको हम समझाने में अगर कामयाब होंगे तो अलग स्थिति बनेगी देश में। मैं एक बात जानना चाहूंगा, क्योंकि ये एक बड़ा सियासी बयान आ रहा है श्याम जी इस वक्त। पार्टियों का अपना एक नजरिया हो सकता है, आपका भी अपना एक लंबा प्रेस एक्सपीरियंस है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो ऑपरेशन है, और ये 8वीं बार वहां पे राज्यपाल शासन लगा है, लंबे समय तक 40 साल के अंदर हम देखें तो एक लंबा पीरियड जो है वो राज्यपाल शासन का निकला है। किसी भी राज्य में हिंदुस्तान में नहीं रहा जितना लंबा वहां निकला है। यहां एक सवाल यह है कि क्या ऐसे स्थिति के अंदर लगाम लगाते हुए डायलॉग का कोई रास्ता रखा जाएगा? क्योंकि अक्सर यह बात भी सामने आती है कि जमहूरियत और कश्मीरियत के लिए जाना जाता है, कश्मीर बड़ा खूबसूरत है, वहां बातचीत के जरिए हल निकाला जाना चाहिए। जो गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि कार्रवाई से के साथ साथ ये भी एक परंपरा होनी चाहिए। हम अगर डायलॉग से, जब उत्तर कोरिया और अमेरिका में बात हो सकती है, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया में संबंध बन सकते, तो ऐसा क्या हुआ कि हमारे अपनों के बीच में नहीं बन सकते? देखिए योगेंद्र जी, इसके लिए तो राज्यपाल को पहल करनी पड़ेगी जी। राज्यपाल का शासन है, हाँ। सभी पार्टी के क्योंकि नेताओं को बुला करके हाँ, बात करना चाहिए, तो राज्यपाल को बड़ा दिल रखना पड़ेगा। उसके लिए उनको केंद्र से निर्देश जो लेने, उसके अलावा क्योंकि सिंगल हैंड अब एक गवर्नमेंट होती कि गवर्नर को तय करना है, तो ऐसे में ऐसा नहीं। क्योंकि देखिए पीडीपी और बीजेपी के बीच मैं तो कहूंगा कि बेमेल गठबंधन था, कभी यह मेल हो ही नहीं सकता था।
आसोपा जी अभी जिक्र कर रहे थे कि मैनिफेस्टो देखना चाहिए था। बीजेपी का मैनिफेस्टो और पीडीपी का मैनिफेस्टो दोनों बिल्कुल एकदम डिफरेंट है। नहीं, लेकिन उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, लेकिन आपका एजेंडा वही है। आपका एजेंडा, आपकी विचारधारा वो बदल नहीं सकती। आपका वोट बैंक जिसको आप टारगेट करते हैं वो आपके आइडियोलॉजी और आपके एक्शन पे चलता है, जो महबूबा कंप्रोमाइज नहीं कर सकती थी। यहां अगर 2 दिन अगर डिले होता, फ्राइडे जिस दिन हम चर्चा कर रहे हैं, वहां पे जुमे की नमाज के साथ ही वो एक बड़े एक जलसे को संबोधित करते हुए महबूबा रिजाइन कर सकती थी कि मुझे लंबा नहीं चाहिए, कश्मीरियों पे जो कुछ केंद्र सरकार के माध्यम से हो रहा है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो कहकर के रिजाइन कर देते। लेकिन बीजेपी ने पहले बाजी मारी इसमें। तो यहां पे एक बात है कि क्योंकि जो मजबूरी की सरकार चल रही थी, अब एक सिंगल मैन एक्शन होगा, तो मान सकते हैं कि वहां शांति बहाली की ओर 2 कदम बढ़ सकते हैं। देखिएगा योगेंद्र जी, तत्काल तो बातचीत का कोई सिलसिला शुरू नहीं हो सकता जी, क्योंकि हालात अभी अच्छे नहीं है। जैसे ही राज्यपाल का शासन लागू हुआ है तो राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से, क्योंकि उनको पता है कि 6 महीने बाद चुनाव होंगे, अपनी राजनीतिक पार्टी अपने अपने तरीके से अपना लोगों को किस प्रकार, जम्मू कश्मीर के लोगों को किस प्रकार से अपनापन दिखाए, वो सारी चीज हो रही है अभी सामने। अभी कोई भी तत्काल तो कोई चीज होने का संभव नहीं दिखती, लेकिन राज्यपाल निश्चित रूप से सारी पार्टी के लोगों को बुला करके कह सकते हैं कि हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, आप हमको सुझाव दीजिए। उस सुझाव में यदि वो सब कहें कि भाई इसमें बातचीत का सिलसिला, बातचीत किससे की जाए, कैसे की जाए, कौन लोग हो, ये सारी चीजें बहुत ही इत्मीनान से सारी बातें तय करनी पड़ेगी, क्योंकि तत्काल तो किसी से बातचीत करने की स्थिति बनती नहीं है। आप जाके बैठ जाए कि भाई सबको बुला लो, बातचीत शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। अब तो आपको पहले तो टारगेट आतंकवादी जितने 113 करीब या 119 जितने हैं उनको टारगेट करके किस प्रकार से सरेंडर कराया जाए, उनकी स्थिति कैसे उतरे, आम व्यक्ति के बीच में विश्वास कैसे जागे कि आपका शासन आपके साथ है। अब जो घटनाएं पहले हो रही थी अब नहीं होने दी जाएगी, आतंकवादी गतिविधियों को नहीं बढ़ने दिया जाएगा, पाकिस्तान पर नजर और कड़ी कर दी जाएगी, क्योंकि सेना के हाथ पहले पूरे सीज फायर में बंधे रहे थे, अब हाथ खुले हैं। और निश्चित रूप से जिस प्रकार का माहौल राजनीतिक पार्टी के साथ दुविधा है, आपको उम्मीद है कि हालात सुधर सकते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि आप राजनीतिक पार्टी अपने अपने तरीके से अपने अपनी चीजों को रखना चाहती है। क्योंकि अब राज्यपाल का शासन है, राज्यपाल के शासन के एडवाइजर है, वो एडवाइजर के अनुसार काम करेंगे। वहां की परिस्थिति किस प्रकार की है, सबसे पहले तो उन्हें सेना के जो प्रमुख है उनसे, रॉ के प्रमुख उनसे या डीजीपी से बातचीत करके हालात का देख करके जायजा खुद को जाना चाहिए। अब क्योंकि अब उनका राज्यपाल का खुद का शासन है तो उनको खुद को जाने का प्रयास करना चाहिए। 3 जिलों में तो नेटवर्क बंद किया गया, आपको पता है अनंतनाग में जो घटना हुई है, और श्रीनगर और एक और है, तीनों जगह पुलवामा में तीनों जगह की स्थिति अच्छी नहीं है। आज तो हम बातचीत करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए पहले शांति समिति बनाई जाए, जिले स्तर पर बने, और उसमें सब लोगों को शामिल करा जाए, सभी राजनीतिक पार्टी के लोग भी शामिल हो उसमें, और उनसे बातचीत। मेरा एक छोटा सा सवाल हो रहा है श्याम जी, मेरा एक छोटा सा सवाल हो रहा है। देखिए हमारे साथ में बैठे हैं हमारे सियासी दलों के मेहमान जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं तो आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कश्मीर पे राजनीति होनी चाहिए, एक बड़ा इश्यू ये है, या फिर हम कोई भी एक्शन होगा उसका रिएक्शन करना है और बिल्कुल राजनीतिक लोग हैं, हम राजनीतिक बिंदु कैसे छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ है? कश्मीर को लेकर के बीजेपी का ये हमेशा दावा रहा है जब से सरकार में, पहले के मैं नहीं कह सकता, कि कश्मीर को लेकर के प्रतिपक्ष को किसी तरह का कोई बयान नहीं देना चाहिए। देखिएगा जब ये विपक्ष में थे ये बयानबाजी करते थे, आप तो मालूम है आपको। मेरा वही सवाल था कि हम सत्ता पक्ष में और प्रतिपक्ष में होते हैं तो हमारा नजरिया बदल जाता है। कश्मीर का मुद्दा निश्चित रूप से देश के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग माना है हमने, हम उसको छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारा कश्मीर, अगर कश्मीर छोड़ देंगे तो हमारी स्थिति और खराब हो जाएगी। इसलिए हम कश्मीर को सुरक्षित तरीके से वहां की जनता को कैसे विकास की धारा से जोड़ा जाए, और बहुत सारी चीज, क्योंकि वहां के लोग बच्चे बहुत अच्छी जगह पे आए, वहां नहीं पढ़ रहे बेचारे, दूसरी जगह पढ़ के नाम रोशन कर रहे हैं। आपने देखा IIT में सिलेक्शन हुआ, मेडिकल में सिलेक्शन हुआ, IAS टॉपर हुआ। तो ये सारी चीजें क्योंकि वहां के बच्चों को वहां रह करके नहीं दूसरी जगह शिक्षित करे, हजारों की संख्या में कश्मीरी पंडित है ना बाहर, तो ये सारी चीजें है। डिफेंस में वहां के बच्चे हैं, आज भी मुस्लिम है तो भी है डिफेंस में। औरंगजेब आपके सामने बड़ा उदाहरण है। और अब देखिए राजनीति कैसे हो रही, ये बात सही करे, और सुबह जी कह रहे थे राजस्थान में 3 सैनिक अभी मरे हाल ही में। मुख्यमंत्री जी को फुर्सत तो केवल जिलों में जाने की तो है, उन जिलों के यहाँ नहीं गए। आप ये भले ही आप डॉक्टर साहब कुछ भी कहे, लेकिन राजस्थान में आपके 3 लोग मर के आए ना, आपके लोग थे वो, आप जाकर के वहां पर उनसे हौसला अफजाई कर सकते थे। क्योंकि कश्मीर में आपको मुस्लिम वोट चाहिए,
इसलिए आप वहां गए हो। आप कौन कौन चला गया देखिएगा, वहां पर इनकी डिफेंस मिनिस्टर चली गई और 1 किलोमीटर पैदल चल के गई हैं। जाना चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके यहाँ के लोग जो 3 थे, यहाँ के सियासी लोग, अपने केंद्रीय मंत्री हैं ना, राजवर्धन सिंह है, बीपी चौधरी, राजवर्धन सिंह जाके आए थे बांसुर वाले में जाके आए थे। बाकी मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, तीनों जगह जाए, क्योंकि बांसुर इसलिए गए थे क्योंकि उनका चुनाव क्षेत्र आ जाता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब राजस्थान में जिस प्रकार आपने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया यहाँ पे, आपने जो बयान दिया उसी में एक सवाल है, मैं भाकर साहब के पास आना चाहूंगा। भाकर साहब, यहाँ पे शहीद के परिवार के प्रति लगाव, उसके प्रति हमदर्द, ये ज्यादा जरूरी है कि हमें इस बात की पीड़ा और चिंता रहती है कि हमारा कहीं वोट बैंक तो नहीं खिसक जाएगा वहां नहीं जाने से? देखो, सियासत और वोट की तराजू में तोलना इस बात के लिए बड़ा अन्याय है, क्योंकि अभी श्याम शर्मा साहब ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। जहाँ पे है कंसर्न कोई डॉक्टर नहीं, वो पहुंचते वहां पे, जब तक तो ठीक था। देखिए संगठन वायरल हो रहा था, मंत्री वहां के पहुंचते हैं, संभाग के मंत्री प्रभारी वो पहुंचते हैं, और जो सैनिक समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह की बाजौर वो वहां पहुंचते हैं, और वो उसके प्रेम सिंह की बाजौर तो अलग मुहिम चला रही है, अलग मुहिम वाली। और ये तो अभी हुए, जो अभी जो हालात हुए, जिस प्रकार से 3 गए, मुख्यमंत्री को जाना चाहिए था, राज्यवर्धन सिंह गए तो अच्छी बात। संभाग के मंत्री जो भी होता है वो लोग जाते ही हैं वहां पे भी, जैसे आप आते हैं औरंगजेब की बात करें। देखिए, घाटी में ये मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार कि डिफेंस मिनिस्टर वहां, कोई प्रधानमंत्री तो गए नहीं, स्वाभाविक है जो कंसर्न मंत्री होते हैं वो वहां पे पहुंचते हैं, तो इसलिए वहां पे पहुंच गया चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस जाता है। यहाँ पे भी कांग्रेस का ऑब्जेक्शन, अगर मोदी साहब भी जाते हैं तो अच्छी बात है, इनका ऑब्जेक्शन ये नहीं है कि आप वहां क्यों गए, ऑब्जेक्शन इन लोगों का यह है राजस्थान में क्यों नहीं, आप एक समझ रहे हैं स्टंट की तरह ना उपयोग में करें, और शहीदों के जाना है तो उनका मान रखना चाहिए। ये बड़ा गंभीर मामला है और बड़ा हमें इस बात आपके पार्टी देश के लिए जान बड़ा आदर सम्मान है। डॉक्टर दिगंबर जी गए, डॉक्टर संवरलाल जी गए, तो मुख्यमंत्री जी गई नहीं उनके फ्यूनरल में, उनके पास समय मिल गया। अब इन शहीदों के लिए समय नहीं मिल पाया, क्योंकि कारण अलग था। ये तो आपको टारगेट बनाना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा। वो 3 शहीद, जैसे आप बताइए, जम्मू की बात पहले आरोप लगाया आप लोगों ने कि बाकी शहीदों के यहाँ तो डिफेंस मिनिस्टर नहीं गई है। देखिए, कश्मीर का एक मामला अलग था। अरे अभी फारूक अब्दुल्ला गए ना, मैं देख रहा था, अभी वो गए थे, अभी वहां पे वही उन्होंने कहा सेना का शहीद होता है, तो हमें इस बात को ध्यान देना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे वो कन्वे कर देंगे आपकी भावनाओं, बात तो पूरी बात होनी चाहिए ना। देखिए, तो यही कारण है कश्मीर के अंदर भी डिफेंस कंसर्न मंत्री चले गए, कंसर्न मंत्री जाते हैं, संभागीय स्तर के मंत्री जाते हैं, क्योंकि हम कश्मीर पे लौटे वापस, मुद्दा वो है हमारा। ये देखिए, जाना नहीं जाना, अगर किसी को लगता है कि मुझे जाना चाहिए, जाना चाहिए, वो शहीद परिवार है, वो मुख्यमंत्री संवेदना कम है उनके। चले, मैं तो एक निवेदन और सभी से करना चाहूंगा, मैं सभी से एक निवेदन और करना चाहूंगा भाकर साहब, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि शहीद की शहादत वो देश के लिए, मैं कहूंगा, एक बड़ा बलिदान होता है। अगर उसके फ्यूनरल में या उसके बैठने में अगर कोई नहीं भी जा पा रहा है, कोई बात नहीं, ये कोई चर्चा का विषय नहीं है, कोई मजबूरी रही होगी, क्योंकि हम उसके कद को छोटा कर रहे हैं किसी व्यक्ति को। कोई अगर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी कोई जाता है, उस शहीद के कद को आप नहीं छू सकते। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा कि वास्तव में अगर हम इतने गंभीर हैं तो उस परिवार के प्रति हमारी संवेदना होनी चाहिए, जो कभी भी उसे मुश्किल की घड़ी हो तो कम से कम उसको लगे कि मुझे गर्व है कि मैं किसी शहीद परिवार का सदस्य हूं। ये नहीं होना चाहिए उसकी बेवा को सिर्फ यही बताने के लिए 3 महीने तक कलेक्ट्रेट में घूमना पड़े कि मैं एक शहीद की विधवा हूं, उसकी शहादत की वजह से मैं अपने बच्चों को आज ऐसे से ले लेकर के घूम रही हूं। मुझे लगता है ये तकलीफदेह बात है, उस और हमें ध्यान देना चाहिए। आप बैठने जाए नहीं बैठने जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो देखने के लिए नहीं आ रहे हैं। परिवार का ध्यान रखना पूरी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस शहीद के परिवार का पूरा लालन हो, उनके बच्चों की शिक्षा, उनको किस तरह से। देखिए, बस ऑब्जेक्शन यही है सर, कांग्रेस का जो ऑब्जेक्शन था, ये औरंगजेब को कोट किया इन्होंने। कहना सिर्फ यही है कि हमारी जो हमदर्दी होनी चाहिए वो भविष्य में भी दिखनी चाहिए, झलकनी चाहिए। केवल हमारा ये नहीं होना कि पब्लिसिटी स्टंट के लिए आज हम जा रहे हैं, कल को इसको भूल गए कि औरंगजेब की वाइफ आकर के अगर मिल रही है कि साहब मैं उसकी विधवा हूं कि कौन औरंगजेब, ये नहीं होना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि वास्तव में हमारी शहीद और शहादत उसके प्रति श्रद्धांजलि यही होगी उनके। बिल्कुल बिल्कुल, ये होना चाहिए। गवर्नमेंट ऐसे की भी है, गवर्नमेंट किसी की भी हो चाहिए, सरकार, समाज, पार्टी, सब इस बात के लिए मुझे लगता है एक मत है, एक राय है, और ऐसा ही होना चाहिए। जी, एक श्याम शर्मा साहब ने एक कहा कि जब हम सत्ता में बैठे होते हैं तो बात कुछ अलग होती है,
यहां बात कश्मीर की चल रही है। कश्मीर में एक्शन प्लान फास्ट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अब वहां पे डिसीजन पावर सिंगल मैन के पास होगा, उन्हें डिसीजन करना है इस वक्त। पहले आपके गठबंधन की बेमेल गठबंधन था, बड़ी मजबूरी की सरकार चल रही थी, क्योंकि अभी जो बात सामने निकल करके आ रही है, सेना प्रमुख कहें चाहे वहां के डीजीपी कहें कि अब हम थोड़े सहज रहेंगे और फास्ट हमारा मूवमेंट होगा। इसका मतलब पहले से प्रेशर था, उन पे प्रेशर था कि आप, हाँ देखिए ये जग जाहिर है प्रेशर था, तभी तो हमारी सरकार, हम उससे अलग हुए। क्योंकि जब आप गठबंधन की सरकार होते हैं तो आपको स्वाभाविक रूप से कई मामलों पे ऐसे समझौते करने पड़ जाते हैं जो आपके मैनिफेस्टो में नहीं थे, जो अशोभा जी ने कहे, जो उनके मैनिफेस्टो फिर जब इसलिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तभी तो मजबूरी बीजेपी की क्यों थी? मैं बताऊं, जी बिल्कुल, देखिए जब वहां पे चुनाव हुए, किसी भी दल को बहुमत में मिला तो सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि वहां पे चुनी हुई सरकार को एस्टेब्लिश करना लोकतंत्र के अंदर सबसे पहली प्राथमिकता होती है। जब सभी जगह से संभव नहीं हो पाया, 2 या 3 महीने बाद जब ये हुआ कि सब मिलकर के किसी न किसी तरह से वहां पे सरकार बननी चाहिए, तो कई होता है कि 2 कदम आप चल लो, 2 कदम हम पीछे हटते हैं, या 2 कदम हम आगे हटते हैं, 2 कदम आप पीछे हटो। तो नेचुरल प्रोसेस होता है कि जब लोकतंत्र के अंदर आपको कहीं सरकार बनानी है तो गठबंधन में आपको कई जगह समझौते करने पड़ा। कर्नाटक में उदाहरण, कई जगह उदाहरण, लेकिन जिस दिन हमें लगा कि हमारे साथ, इसके साथ हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे, वहां पे हमें पता चला सिविलियन कैजुअल्टीज हो रही समय था। और जब इस बात का एहसास हुआ सरकार ने हमने निर्णय ले लिया। आप देखिए जिस बात एक लाइन सुन लीजिए, एक लाइन सुन लीजिए, बोलिए। खुला आरोप लगा रहा हूँ। हाँ बोलिए। वहां तो जम्मू और लद्दाख के ठेके तो मिलते थे बीजेपी के लोगों को, कश्मीर के ठेके मिलते थे पीडीपी के लोगों को। ये बड़ी गैर जिम्मेदार, गैर वाजिब बातें कह रहे हैं आप अशोक साहब। वाजिब की बात हो रही है और आप ठेके पे बात आ रहे हैं। खुली चर्चा, बॉर्डर खुली चर्चा, देश की सुरक्षा को कहाँ आप ठेके में से जोड़ के बात करें। सिविल देखिए बात डेवलपमेंट की बात है। सिविल देखिए कांग्रेस, यही कांग्रेस की तकलीफ है कि हर चीज को वो ठेके फायदे नफा नुकसान से ही देखती है। उठाया कांग्रेस ने नहीं उठाया, ये बात जानते दम ही नहीं था बातों में। बड़ी हल्की, देखो ये हल्का आरोप लगाना कांग्रेस की आदत बन चुकी है। दल की बात है, सुरक्षा की देखिए बात आ रही है, लेकिन यह सुरक्षा की बात भी नहीं है, सुरक्षा पे बात हो रही है देश की सुरक्षा। 20,000 करोड़ का पैकेज दिया। अब बात हो रही है बॉर्डर सिक्योरिटी, वहां पे शांति बहाल करने की बात है। मैं कहा ठेके वेके वाली बात आप लेकर के आ रहे थे, बिना तथ्यों के आधार पे आप कोई बातें हवा में उछाल के कहते हैं सुबह जी, जिसका कोई बच्चा जो बात कोई बच्चा नहीं कह रहा, कहीं कोई मीडिया में नहीं है, चर्चा में नहीं है। और अगर इसी बात में बात होता तो योग अंदर ही शायद मेरे ख्याल से बहस शुरू होने पर जम्मू जाता रहता हूँ। हम भी जम्मू जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो पारिवारिक कारण से जाता हूँ। आप पारिवारिक कारण से, हम किसी और कारण से जाते हैं, पार्टी और संगठन के कारण से जाते हैं, स्वाभाविक है। मैं भी माता के दर्शन चले बहुत अच्छी बात आप लोग जाए। कश्मीर घूमने लायक है, मेरा तो खुद का भी दिल है हिंदुस्तान में जितनी जगह गया। अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वाकई में कश्मीर में कश्मीर है, इसमें जन्नत को सुरक्षित नहीं रख पाए ना, जब भी तो आज राज्यपाल शासन लगा। कांग्रेस तो भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी थी 10 साल के यूपीए सरकार में। चले मैं एक बात जानना चाहता हूँ, बहस डाइवर्ट हो जाएगी हमारी। सर मैं मुद्दे पे आना चाहूंगा, मैं आसोपा साहब के पास में जाना चाहूंगा। आसोपा साहब, क्योंकि हमें 2-4-5 मिनट में हम कंक्लूड करेंगे इसे, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देखिए गुलाम नबी आजाद साहब का बयान और सैफुद्दीन सऊद साहब का बयान दोनों डिफरेंट बयान है। सऊद साहब के बयान को मैंने आपको सुना है भी, मैंने बताया भी आपको, और गुलाम नबी आजाद का बयान आप नहीं सुन पाए तो मैंने आपको अक्सर से बता दिया कि उनका यह कहना है। इन सब चीजों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मैं तो ये जानना चाहता हूं कि अभी श्याम शर्मा साहब ने भी कहा कि जब हम सत्ता पक्ष में होते हैं तो हमारी भाषा कुछ और होती है। ये सब कुछ हालात देखे पत्थरबाज, जब गुलाम नबी आजाद साहब मुख्यमंत्री थे तब भी पत्थरबाजी हो रही थी, यही पत्थरबाज थे। उस वक्त भी कैजुअलिटीज हो रही थी, शहादत भी हो रही थी, सारी चीजें हो रही थी। हमारे बयान क्यों बदल जाते हैं? जब हम अपोजिशन में होते हैं तो कुछ अलग चश्मा दिखता है, और जैसे हम सत्ता की कुर्सी पे बैठते हैं तो बयान कुछ अलग होते हैं। दोनों तरफ की, मैं आपको कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा, क्योंकि आजाद साहब खुद मुख्यमंत्री रहे, इस वजह से मैं कह रहा हूं आपको। मेरा उत्तर बार बार वही होगा कि कश्मीर में स्थिति का जो बिगड़ाव है 1990 के बाद शुरू हुआ। कश्मीरी पंडितों का वीपी सिंह की सरकार में वहां से भगाया गया उनको, और लाल चौक के मकान उनके खाली कराए गए। उस समय भाजपा के बड़े 2 नेता अटल अडवाणी जी चुपचाप देखते रहे, समर्थन दिए रखा उन्होंने, और उन्होंने रथ यात्रा का इंतजार किया। और उसके बाद से आप देख लीजिए कश्मीर जो है
वो ऊपर नीचे चल रहा है, कभी कम कभी बेसी। अब आज के जो हालात हैं, मैं आप मुझसे कहें कि मैं आजाद साहब के बयान पे विस्तृत टिप्पणी करूं, तो मैं तो वहां कश्मीर के हालात जानता नहीं हूं, जानते भाकर साहब भी आप तो जाते हैं ना, आप कह रहे हैं जाते रहते हैं। आज की बात कर रहा हूं, 3.5 दिन ही तो हुए हैं साहब उस घटना को। मैं जाता हूं तो मैं बता रहा हूं कि वहां जो भ्रष्टाचार की बात वो अलग थी, लेकिन जो आजाद साहब ने कहा है, हो सकता है उनके पास जो ग्राउंड रियलिटीज, जो कुछ भी सेना का एक्शन प्लान बन रहा है, राष्ट्र की सुरक्षा सबके लिए सर्वोपरि है। आप क्या समझते हैं? आजाद साहब ये कह रहे हैं राष्ट्र की सुरक्षा हमारे लिए जरूरी नहीं है, बैलेंस की आवश्यकता हो सकती है। क्योंकि हमें ये समझना होगा सर, एनएन बोरा साहब की भी एक उम्र हो गई है, ही मस्ट बी 75 प्लस। 12 साल से वो कई बार कह चुके, मैं जानना सर। एक मिनट, मैं बड़ी संजीदगी की बात कर रहा हूँ। आप चूंकि गंभीर प्रश्न पूछा है, तो उनके 2 उन्होंने एडवाइजर भेजे, वो कभी कश्मीर रहे नहीं है, एक तो उड़ीसा के हैं और एक कहाँ के हैं। कश्मीर के आप इतिहास उठा लीजिए, जब डीजीपी है ना वहाँ, आंध्र और छत्तीसगढ़ के दोनों डीजीपी है ना, आप ऐसे कैसे करोगे? नहीं है, वहाँ के एडवाइजर को इसलिए लिया गया है क्योंकि वीरप्पन वाला जो ऑपरेशन विजय कुमार समझ गया, और ऐसे लोगों को भेजा गया है कि जो समझदारी का काम कर, वो वहाँ ग्राउंड ज्योग्राफी नहीं जानते हैं वहाँ की। ज्योग्राफी तो मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, आप समझते हैं अगर आप समझते हैं कि कश्मीर एक ऑपरेशन से आपके काबू में आ जाएगा, तो शायद मैं समझता हूं आतंकवादियों को तो आप भी खत्म करना चाहते हैं ना। मेरी बात सुनिए, दूसरी मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, आपको पैरेलल ट्रैक चलना पड़ेगा, टू ट्रैक। ये तो राज्यपाल हम भी कह रहे हैं, टू ट्रैक चलेगा। तो सुनिए साहब, मैं यही एक बार उनकी बात पूरी करने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि राज्यपाल ने कहा है, अभी गूगल न्यूज चल रहा था कि मैं ऑल पार्टी को बुलाऊंगा। जी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल ऑल पार्टी बुलाएं, लेकिन क्या है कि अगर आप केवल एक वीरप्पन के मॉडल पे चलेंगे तो निश्चित रूप से सिविलियंस की सुरक्षा की बात केवल पे नहीं चलेंगे, चिंता आएगी ना। केवल नहीं चलेंगे। आपको मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं है, हम क्यों ऑनरशिप ले रहे हैं? अरे गवर्नर साहब खुद कह रहे हैं कि मैं बातचीत कर दूंगा, तो आप ये मान के चलिए। ऑनरशिप मत लीजिए, मैं सैद्धांतिक बात कर 11,000 केसेज वापस लिए ना, इसलिए लिए सिविलियन को सुरक्षा के लिए। ये तो गवर्नर साहब कह चुके हैं। वापस लेने के बाद उन्होंने फिर समर्थन भी तो वापस लिया है। अशोका जी, गवर्नर साहब आप ही ने तो बोल रहे हैं, गवर्नर साहब बातचीत का रास्ता खोल रहे हैं। 11,000 पत्थरबाजों कोई तो पकड़ेंगे। ये मेरा मतलब ये है कि इंटरल्यूकेटर कौन है, आज वार्ताकार कौन है? दिनेश शर्मा जी, आपको जानकारी होगी शायद। नहीं, मेरे को पता है दिनेश शर्मा जी की अब तक की उपलब्धि सबको मालूम है, क्या कर पाए हैं वो। बात आज की बात 3 दिन से चल रही है कि 3 दिन बाद क्या होगा, तो मैं थोड़ा मैं जानकारी दे दूं, मैं थोड़ी जानकारी। मैंने इसीलिए क्वेश्चन कहा है। जी बिल्कुल, यू हैव टू गो। मैं आपकी बात का स्पष्टीकरण दे दूं, बिल्कुल ठीक बात। आपसे मैं मांग ही नहीं रहा। नहीं, मैं परिणाम बताएंगे। नहीं, वो तो बात है। आपने प्रश्न यक्ष प्रश्न आपने इस समय डाला चर्चा के अंदर, तो बात का जवाब सुनने के लिए आप तैयार होइए। आपने मिसहैंडल किया अब तक, अब मिसहैंडल तो आपने किया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। ठीक है अशोका जी, आप लोगों ने स्थिति इतनी नहीं बिगाड़ी होती तो आज ये दिन नहीं आती। आप कश्मीर विस्थापितों की बात कर रहे हैं, पंडितों की बात कर रहे हैं, पंडितों की वापसी आप बताइए, कोई निर्णय लिया? आप बताइए, आप 10 साल यूपी शासन था, अरे क्या बात कर रहे हैं? आतंकवादी छोड़ दिया आपने। मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि जब किसी से हालात बिगड़े, हालात नहीं सुधरे, संभल ही नहीं सकता, तभी तो दूसरे को मौका दिया जाता है। तो एक बात सुनिए, लेकिन भाकर साहब, आप हो चाहे आप हो, हम कब तक इन चीजों को घसीट करके उसकी आड़ लेते रहें, ये संदेह नहीं है। राजनीतिक बयान हो चाहे नहीं हो, अगर हम ये बातें कहते रहेंगे कि लंबे समय तक कि हालात उस वक्त बिगड़े थे जब नेहरू जी थे, या हालात उस वक्त बिगड़े थे जब अटल बिहारी वाजपेयी थे और आतंकियों को छोड़ दिए थे, मुझे लगता है कि ये बयान देके हम अपनी नाकामी को छिपाने की कोशिश करते हैं। वो एक्शन प्लान कोई नहीं बताता है जिसका रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए कि हमने ये किया था, उसका जवाब ये है। किसी के पास कोई जवाब नहीं है। हम क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश करते हैं? जवाब जो जनता जानना चाहती है वो जवाब दिया जाना चाहिए। आज अगर फिक्र वहां पे ये लगती है कि साहब गन के जरिए या बैलेट से, वहां पे बुलेट से इन लोगों पे कार्रवाई हो से, सर कश्मीरी पंडितों के साथ भी तो यही कुछ हुआ था। कितने लोग खड़े हुए थे उस वक्त? मैं योगेंद्र जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, इतिहास से हमें सबक सीखना चाहिए। पर इस देश की जनता को यह भी जानने का पूरा हक है, अधिकार है
कि उस समय की कश्मीर की स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है। और जहां तक ये कहते हैं कि ऐसा अगर मालूम उनकी कश्मीर की जिम्मेदारी बात पूरी लंबा समय था। आप बताइए 10 साल का यूपीए 1 और यूपीए 2 का पूरा लेकिन जब से हमारी सरकार आई है 3 साल के बाद 72 घंटे हुए और हमने 2 घंटे जी ने कहा आपके बेहतर सिस्टम शुरू किया, बातचीत का रास्ता खुला रहेगा और गोलियों का रास्ता भी खुला रहेगा। जो जिस भाषा में बात करना चाहता है, जिस और यही कारण है कि जो सिविलियन कैजुअलिटीज की बात जो आपने की है, सिविलियन कैजुअलिटीज की जो तक बात हो रही है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए वहां पे एनएसजी कमांडो जो भेजे गए वो इसी सोच कर भेजे गए कि सिविलियन कैजुअलिटीज कम से कम हो, जहां तक वो न हो सके तो ज्यादा ध्यान रखें। और जिस बात की टू वे ट्रैक की जो बात करें, बिल्कुल बात है, बातचीत का रास्ता तो खुला हुआ है। जब भी आप खुद बता रहे हैं कि हर जगह इस बात के लिए आया कि महामहिम जो है वहां पे गवर्नर है, उन्होंने चले मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, डॉक्टर साहब मैं रोकना चाहूंगा, समय कम है, मैं यहां पे रोकना चाहूंगा आप सभी लोगों को। खैर चलिए, सियासत और सियासी बयान, उसके पीछे की सोच एक वोट बैंक की जरूर होती है। सामने वाले को आप किस तरह से नीचा दिखा सकते हैं, आप आईना दिखा सकते हैं, राजनीतिक भाषा में आईना हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं सहमात के इस खेल में हम उसको सिस्टम से आउट कर दें, हम उस पर कब्जा कर लें। लेकिन मुझे लगता है कि कश्मीर को यह प्रयोगशाला नहीं बनाया जाना चाहिए। कश्मीर बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है और कश्मीरी पंडितों का मुद्दा हो चाहे दूसरे मुद्दे हो, चीजें ऐसी हैं कि जिसका जवाब राजनीतिक दलों को दिया जाना चाहिए। महज हम ये कह करके कि उसके वक्त ऐसा हुआ था, आज के वक्त ये हो रहा है, उसके वक्त ऐसा हो रहा था, ये अगर आसोपा साहब कहें कि उनके वक्त ये हुआ या बाकर साहब कहें कि उनके वक्त है, तो मुझे लगता है कि जनता ने चुन के इसी वजह से भेजा था कि आप पे विश्वास कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, आप कुछ परिणाम दीजिए। अगर यही सब चीजें चलती रहेंगे तो मुझे लगता है कि बदलाव ऐसे नहीं हो सकता और ना कोई बदलने के हालात दिखाई देते हैं। महज एक मैसेज ये जाएगा कि आपको वोट की चिंता है, उससे आगे कोई चिंता नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इस मुद्दे पर बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।